आज हम पक्षियों की दुनिया में कह सकते हैं कि एक खास सफर पे निकल रहे हैं। हम उनके आसमान में उड़ने की नहीं बल्कि जमीन से जुड़े उनके घरों यानी घोंसलों की बात करें। हम सब पक्षियों के घोंसले को उनका घर कहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। पर सच तो ये है कि ये उनका परमानेंट एड्रेस नहीं है। नहीं, मतलब वो वहाँ हमेशा नहीं रहते, ये तो मेरे लिए भी नई बात है। बिल्कुल नहीं। घोंसला एक घर से ज्यादा एक मैटरनिटी वार्ड या एक नर्सरी की तरह है। नर्सरी, ठीक है। इसका बस एक ही मकसद है, अगली पीढ़ी को दुनिया में लाना। इसका एक पूरा जीवन चक्र होता है। पहला कदम है अंडे देना, फिर उन्हें सही तापमान पर रखना यानी अंडे सेना। इसके बाद आता है सबसे मुश्किल काम, बच्चों का पालन पोषण करना। और जैसे ही बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं वो घोंसला खाली कर दिया जाता है। तो मतलब साफ है, घोंसला कोई बंगला या परमानेंट घर नहीं है। नहीं, ये सिर्फ एक अस्थायी ठिकाना है एक खास काम के लिए। एकदम सही। और इसी अस्थायी ठिकाने को बनाने में कुछ पक्षी ऐसी महारत दिखाते हैं कि बड़े बड़े इंजीनियर भी हैरान रह जाएं। यही पर तो बात दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कुछ पक्षी तो इस अस्थायी घर को बनाने में ऐसी कारीगरी दिखाते हैं कि वे असली इंजीनियर और कलाकार लगते हैं। मेरे दिमाग में सबसे पहले बयां यानी वीवर पक्षी का नाम आ रहा है। हाँ, उसका घोंसला तो देखने लायक होता है। बया पक्षी का घोंसला वाकई में प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। ये अपने लालटेन जैसे हवा में लटकते हुए घोंसलों के लिए जाना जाता है। जी। और इसमें सबसे दिलचस्प बात है काम का बंटवारा। ये सारा काम नर बया पक्षी करता है। सिर्फ नर? ये तो अजीब है। हाँ, और वो सिर्फ एक घोंसला नहीं बनाता, वो एक ही सीजन में कई सारे, कह सकते हैं अधूरे घोंसले बनाता है। कई सारे? जी। फिर मादा बया आती है और किसी इंस्पेक्टर की तरह उन सभी घोंसलों का मुआयना करती है। वो मजबूती, सुरक्षा, आराम, हर चीज को परखती है। तो नर बया एक तरह से अपनी इंजीनियरिंग का एक पोर्टफोलियो बना रहा है और मादा सबसे अच्छे प्रोजेक्ट को चुन रही है। बिल्कुल, ये तो प्राकृतिक चयन का एक लाइव डेमो जैसा है। मादा जिस घोंसले को चुनती है, नर उसे पूरा करता है और फिर मादा उसमें अंडे देती है। बाकी घोंसले अधूरे ही छोड़ दिए जाते हैं। तो ये सिर्फ एक घर बनाना नहीं है? नहीं, ये नर का अपनी काबिलियत और अच्छी जीन्स को साबित करने का तरीका है। वो मादा को ये भरोसा दिला रहा है कि वो उसके बच्चों के लिए एक मजबूत और सुरक्षित माहौल बना सकता है। ये सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन क्या ये ऊर्जा के नजरिए से बहुत खर्चीला नहीं है, इतने सारे अधूरे घोंसले बनाना? ये एक बेहतरीन सवाल है। पहली नजर में ये बर्बादी लग सकती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन विकास के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा निवेश है। जो नर सबसे अच्छा घोंसला बनाने की क्षमता रखता है, उसी को अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। अच्छा, तो ये ऊर्जा की बर्बादी नहीं, बल्कि सबसे बेहतर को चुनने का एक तरीका है। समझ गया। तो बया पक्षी तो घास फूस को बुनकर एक बिल्कुल नई संरचना बनाता है, लेकिन कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो अपने आसपास मौजूद चीजों को ही बदल देते हैं। जैसे कोई दर्जी कपड़े को बदलकर कोट बना दे। दर्जी चिड़िया का नाम सुनकर तो यही लगता है। और उसका काम भी बिल्कुल यही है। दर्जी चिड़िया अपनी तेज और नुकीली चोंच का इस्तेमाल सुई की तरह करती है। सुई की तरह? हाँ, वो दो बड़े हरे पत्तों को चुनती है जो पेड़ पर लगे हों और अपनी चोंच से उनमें छेद करके उन्हें आपस में सिल देती है। सिल लेती है? लेकिन धागा कहाँ से आता है? धागे के लिए वो पौधों के पतले रेशों, मकड़ी के जाले या फिर रुई जैसी चीजों का इस्तेमाल करती है। वो इन रेशों को छेदों से निकालकर पत्तों को एक साथ बांध देती है। वाह! इसका नतीजा ये होता है कि घोंसला पत्तों के बीच में पूरी तरह से छिप जाता है। अच्छा, ताकि शिकारी न देख पाए? बिल्कुल, शिकारियों के लिए उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन होता है। ये छिपने की कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। हमने बुनने और सिलने की बात की, लेकिन कुछ पक्षी तो बढ़ई का काम करते हैं। मुझे याद है गर्मियों में अक्सर एक टुक टुक की आवाज आती है, जो बसंत गौरी की होती है। जी। ये पक्षी तो घोंसला बनाता नहीं बल्कि उसे तराशता है ना? हाँ, बसंत गौरी या बारबेट को हम लकड़हारा पक्षी भी कह सकते हैं। जहाँ दूसरे पक्षी नर्म चीजों से घोंसला बनाते हैं, वहीं बसंत गौरी अपनी मजबूत चोंच से पेड़ के तने में छेद करना शुरू कर देता है। वो टुक 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 की आवाज? वही, वो लगातार लकड़ी को कुरेदता रहता है जब तक ये गहरा और खोखला घर न बन जाए। लेकिन पेड़ के सख्त तने में छेद करने में तो काफी मेहनत और वक्त लगता होगा। बहुत। टहनियों को इकट्ठा करना तो ज्यादा आसान है। बिल्कुल, इसमें हफ्तों लग सकते हैं, लेकिन इसके फायदे भी उतने ही बड़े हैं। लकड़ी का ये घोंसला उसे गर्मी, बारिश और सबसे बढ़कर दुश्मनों से बचाता है। अच्छा।
सांप या बिल्ली के लिए पेड़ के चिकने तने पर चढ़कर उस छेद के अंदर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मेहनत उसे और उसके बच्चों को एक सुरक्षित किला मुहैया कराती है। हमने अब तक मेहनत से घर बनाने वालों की बात की, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कह सकते हैं कि सिस्टम को हैक कर लेते हैं। हाँ, मेरा इशारा कौवा और कोयल की उस मशहूर रिश्ते की तरफ है। हाँ, ये प्रकृति की सबसे चतुर रणनीतियों में से एक है, जिसे ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। ब्रूड पैरासिटिज्म यानी परजीवी प्रजनन। कहानी का एक किरदार है कौवा, जो बहुत समझदार पक्षी है। वो अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची शाख पर बनाता है ताकि कोई आसानी से वहां पहुंच ना सके। वो सिर्फ टहनियों का ही नहीं, बल्कि लोहे के पतले तारों तक का इस्तेमाल करके एक बहुत मजबूत घोंसला तैयार करता है। और दूसरा किरदार है कोयल, जो अपनी मीठी आवाज के लिए जानी जाती है, पर है बड़ी चालाक। बहुत ज्यादा। कोयल अपना घोंसला बनाने की जहमत ही नहीं उठाती। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, वो सही मौके का इंतजार करती है। जैसे ही कौवा और उसकी मादा भोजन की तलाश में अपने घोंसले से दूर जाते हैं, तब कोयल चुपके से आती है और अपना एक अंडा कौवे के अंडों के बीच रखकर उड़ जाती है। एक मिनट, लेकिन कौवे के अंडे और कोयल के अंडे क्या बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं? कौवा इतना समझदार पक्षी है, उसे पता नहीं चलता कि ये अंडा उसका नहीं है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर कोयल की असली चालाकी सामने आती है। अच्छा। लाखों सालों के विकास के दौरान कोयल ने अपने अंडों को कौवे के अंडों जैसा बनाना सीख लिया है। उनका रंग, आकार और उन पर बने धब्बे काफी मिलते जुलते होते हैं। इसे एग मिमिक्री कहते हैं ना? बिल्कुल, इसे एग मिमिक्री कहते हैं। ज्यादातर मामलों में कौवा फर्क नहीं कर पाता। और फिर क्या होता है? बेचारा कौवा उन सभी अंडों को अपना समझकर सीता है। जब बच्चे निकलते हैं तो वो कोयल के बच्चे का भी पेट भरता है। ओह, कई बार तो कोयल का बच्चा कौवे के बच्चों से पहले अंडे से बाहर आ जाता है और कौवे के असली अंडों या बच्चों को घोंसले से बाहर धकेल देता है। क्या? ताकि सारा खाना उसी को मिले। हाँ, ताकि सारा खाना उसी को मिले। अविश्वसनीय। मतलब कोयल बिना कोई मेहनत किए, बिना कोई जिम्मेदारी लिए अपने दुश्मन से ही अपने बच्चों को पलवा लेती है। ये तो किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी लगती है। ये अस्तित्व की लड़ाई है, जहां हर जीव ने जिंदा रहने का अपना तरीका खोज निकाला है। ये तो काफी नाटकीय था, लेकिन अब उन पक्षियों की बात करते हैं जो हमारे शहरों में हमारे सबसे करीब रहते हैं, जैसे फाख्ता और कबूतर। जी, ये दोनों दिखते भी काफी एक जैसे हैं, लेकिन क्या इनके घर बनाने का तरीका भी एक जैसा है? नहीं, और यहीं पर उनका फर्क साफ पता चलता है। फाख्ता, जिसे अंग्रेजी में डव कहते हैं, वो इंसानों के करीब तो रहती है, पर थोड़ी दूरी बनाकर। वो अपना घोंसला बनाने के लिए ऐसी जगह चुनती है जहां उसे प्राकृतिक सुरक्षा मिले, जैसे कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की घनी झाड़ियों में। कांटों के बीच? वो ऐसा क्यों करती है? ये एक सोची समझी रणनीति है। वो कांटे और घनी झाड़ियां सांप, बिल्लियों और दूसरे शिकारियों के लिए एक प्राकृतिक बाड़ का काम करते हैं। अच्छा, ताकि कोई आसानी से पहुंच ना पाए। जी, इससे अंडों और बच्चों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कबूतर? वो तो हमारे घरों के अंदर तक घुस आते हैं। कबूतर पूरी तरह से एक शहरी पक्षी बन चुका है। उसने इंसानों के बनाए ढांचों को अपना घर बना लिया है। हाँ, ये तो है। आपको उनके घोंसले पुरानी इमारतों के खंडहरों में, घरों के छज्जों पर या एसी के बाहरी यूनिट के ऊपर मिल जाएंगे। सही बात है। वो जानता है कि इंसानी बस्तियों में उसके प्राकृतिक दुश्मन जैसे बाज या सांप कम होते हैं, तो वो हमारी दुनिया में खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। तो एक प्रकृति पर निर्भर है और दूसरा इंसानों पर। दिलचस्प है। अब सिर्फ व्यवहार ही नहीं, कुछ पक्षियों की शारीरिक बनावट भी उन्हें खास बनाती है, जैसे कि उल्लू। उसकी आंखें और गर्दन हमेशा से ही मुझे बहुत रहस्यमयी लगती हैं। उल्लू की शारीरिक बनावट वाकई में कमाल की है। ज्यादातर पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। हाँ, जिससे उन्हें एक चौड़ा पैनोरामिक व्यू मिलता है। लेकिन उल्लू की आंखें इंसानों की तरह चेहरे पर सामने की ओर होती हैं। इसका उसे क्या फायदा मिलता है? इससे उसे बाइनोक्युलर विजन मिलता है, मतलब दोनों आंखें एक ही चीज पर फोकस करती हैं, जिससे उसे गहराई और दूरी का बहुत सटीक अंदाजा लगता है। शिकार के लिए? बिल्कुल। रात के अंधेरे में जब वो किसी चूहे का शिकार करने निकलता है, तो ये क्षमता उसे अचूक शिकारी बनाती है। ठीक है, तो वो सामने तो बहुत अच्छा देख सकता है, पर फिर अपने अगल बगल या पीछे कैसे देखता होगा? ये तो एक कमजोरी लगती है। और प्रकृति ने
इसी कमजोरी का एक अद्भुत समाधान निकाला है, उसकी गर्दन। उसकी गर्दन? जी, उल्लू अपनी गर्दन को लगभग 270 डिग्री तक घुमा सकता है। 270 डिग्री? हाँ, मतलब वो बिना अपना शरीर हिलाए लगभग पूरा पीछे की ओर देख सकता है। उसकी गर्दन में इंसानों से 2 गुनी हड्डियां होती हैं, जो उसे ये लचीलापन देती हैं। ये तो सच में एक सुपर पावर जैसा है। और शारीरिक बनावट की तरह कुछ पक्षियों का व्यवहार भी हैरान कर देने वाला होता है। कुछ पक्षी तो हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। जी, प्रवास। हाँ, ये प्रवास या माइग्रेशन क्या है और क्यों होता है? प्रवास पक्षियों के जीवन की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक है। इसकी मुख्य वजह है मौसम का बदलना और भोजन की कमी। जब किसी जगह पर सर्दियों में बर्फबारी होती है और तापमान 0 से नीचे चला जाता है, तो वहाँ कीड़े मकोड़े और भोजन के दूसरे स्रोत खत्म हो जाते हैं। तो जिंदा रहने के लिए उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ती है। हाँ, तब वो हजारों किलोमीटर की यात्रा करके ऐसे गर्म इलाकों की ओर उड़ चलते हैं जहां भोजन भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो। जैसे कि साइबेरियन क्रेन। बिल्कुल, इसका सबसे जाना माना उदाहरण है साइबेरियन क्रेन। मैंने इनके बारे में सुना है। ये रूस से भारत आते हैं ना? बिल्कुल, हर साल सर्दियों में ये बर्फीले साइबेरिया से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके भारत के गर्म मैदानों जैसे कि राजस्थान के भरतपुर पक्षी अभयारण्य में आते हैं। वाह! मैंने एक बार इन्हें वहां देखा था। उस शांत झील पर उन्हें देखना एक अविश्वसनीय अनुभव था। आप सोच भी नहीं सकते कि ये जीव इतनी लंबी तूफानों और शिकारियों से भरी यात्रा करके यहाँ पहुंचे हैं। और फिर वापस भी जाते हैं? हाँ, जैसे ही यहाँ गर्मियां शुरू होती हैं, वे वापस अपने घर लौट जाते हैं। पर उन्हें रास्ता कैसे पता चलता है? हजारों किलोमीटर का सफर बिना किसी मैप या जीपीएस के। ये प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि वे दिशा का पता लगाने के लिए कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे? वे सूरज की स्थिति, रात में तारों और यहाँ तक कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को भी महसूस कर सकते हैं। कमाल है। ये उनके दिमाग में लगा एक प्राकृतिक कंपास है। तो हमने बया की इंजीनियरिंग देखी, कोयल की चालाकी समझी और क्रेन की लंबी यात्रा के बारे में जाना। ये सब सुनने के बाद एक बात साफ है, एक घोंसला बनाना और बच्चों को पालकर बड़ा करना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। हर कदम पर खतरा है। आपने बिल्कुल सही कहा। अब तक हमने जिन रणनीतियों की बात की, चाहे वो कांटों में घोंसला बनाना हो या पेड़ के तने में, उन सब का एक ही मकसद है, खतरों से बचना। और खतरे तो हर तरफ हैं। हर तरफ। गिलहरी, चूहे, सांप, बिल्लियां और बड़े शिकारी पक्षी, ये सब हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं कि कब घोंसले से अंडे चुरा लें या छोटे बच्चों पर हमला कर दें। और शायद सबसे बड़ा खतरा तो हम इंसान ही हैं। बिना किसी शक के पेड़ों की कटाई, प्रदूषण और शहरीकरण की वजह से हम लगातार उनके घर छीन रहे हैं। तो एक पक्षी को न सिर्फ प्राकृतिक शिकारियों से बल्कि इंसानी गतिविधियों से भी बचकर अपने बच्चों को पालना पड़ता है। ये वाकई में 24 घंटे की लड़ाई है। पहला और बुनियादी सवाल मेरे मन में यही आता है कि छोटे बच्चों को सीधे सीधे विज्ञान या भूगोल क्यों नहीं पढ़ाया जाता? इन सबको मिलाकर ईवीएस नाम की एक खिचड़ी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? खिचड़ी शब्द बहुत दिलचस्प है और एक तरह से सही भी है, लेकिन एक बहुत सोची समझी और पौष्टिक खिचड़ी है। अच्छा। देखिए, ये कोई एक दिन में लिया गया फैसला नहीं था। इसकी पूरी एक यात्रा है। बात शुरू हुई थी 1975 के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ से। काफी पहले से। हाँ, तब कहा गया कि ईवीएस एक अलग विषय होना चाहिए। फिर साल 2000 के एनसीएफ ने सुझाव दिया कि क्यों ना इसे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के साथ मिलाकर देखा जाए। अच्छा, तो ये विचार धीरे धीरे विकसित हुआ। बिल्कुल। और फिर 2005 के एनसीएफ ने इस एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच को पूरी तरह से लागू कर दिया। इसके पीछे का दर्शन बहुत गहरा है। सोचिए, एक 7 साल का बच्चा जब अपने आसपास की दुनिया को देखता है, तो क्या वो उसे भौतिकी, इतिहास या जीव विज्ञान के अलग अलग खानों में बांटकर देखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए तो पेड़ सिर्फ एक पेड़ है, बारिश सिर्फ बारिश है। वो उसके पीछे का विज्ञान या भूगोल नहीं सोचता। यही बात है। बच्चे दुनिया को एक समग्र रूप में देखते हैं, एक होलिस्टिक व्यू में। उनके लिए कुत्ता एक जानवर है, परिवार का हिस्सा है और सड़क पर रहने वाले कुत्तों की समस्या एक सामाजिक मुद्दा भी है। ये सब एक साथ जुड़ा हुआ है। सही बात है। ईवीएस इसी नजरिए का सम्मान करता है। यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को मिलाकर बच्चे के सामने दुनिया की एक सच्ची और जुड़ी हुई तस्वीर पेश करता है।
ये तो मुझे 1993 की यशपाल समिति की रिपोर्ट शिक्षा बिना बोझ के की याद दिला रहा है। बिल्कुल। क्या इसका मकसद बच्चों के बस्ते का बोझ कम करना भी था? मतलब 3 किताबों की जगह 1 किताब। हाँ, ये उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन बोझ सिर्फ किताबों के वजन का नहीं होता। अच्छा। बोझ विषयों को अलग-अलग और मुश्किल समझने का भी होता है। एनसीएफ 2005 का मूल मंत्री है रटना छोड़कर करके सीखना। राइट। मकसद बच्चों को जानकारी का गोदाम बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें ज्ञान का निर्माता बनाना है। और ये एकीकृत दृष्टिकोण उसी दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। ठीक है। तो क्यों का जवाब तो समझ में आता है, बच्चे की स्वाभाविक सोच से मेल खाना और बोझ कम करना। लेकिन ये क्लासरूम में असल में काम कैसे करता है? क्या पहली क्लास से ही बच्चों को ईवीएस की किताब दे दी जाती है? नहीं, और यहीं पर इसकी खूबसूरती दिखती है। इसे बहुत ही ध्यान से बच्चे की उम्र और समझ के हिसाब से बनाया गया है। कैसे? कक्षा 1 और 2 में ईवीएस की कोई अलग किताब होती ही नहीं है। क्या? तो फिर बच्चे सीखते कैसे हैं, हवा में? नहीं, उन्हें भाषा और गणित के जरिए ही पर्यावरण से जोड़ा जाता है। अच्छा, उदाहरण के लिए? मान लीजिए गणित की क्लास में गिनती सिखानी है, तो टीचर कहेगी चलो क्लासरूम में लगी खिड़कियां गिनते हैं, या बगीचे में कितने तरह के फूल दिखे। भाषा की कहानी में परिवार, रिश्तों या आस पड़ोस की बात होगी। मकसद ये है कि सीखना बच्चे के अपने जाने पहचाने माहौल से शुरू हो, किसी अनजान और मुश्किल विषय से नहीं। और फिर जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, कक्षा 3, 4 और 5 में, तब उनके हाथ में ईवीएस की एक किताब आती है। लेकिन ये किताब भी पारंपरिक विज्ञान की किताब जैसी नहीं है। मतलब उसमें पहला चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स नहीं होगा। इसमें भी सब कुछ एकीकृत होता है। आपको एक ही पाठ में पानी की कमी, जो एक सामाजिक मुद्दा है, पानी का वाष्पीकरण, जो विज्ञान है, और भारत में पानी के स्रोत, जो भूगोल है, ये तीनों चीजें एक कहानी में पिरोई हुई मिल सकती हैं। और यहीं पर मुझे सबसे दिलचस्प बात लगी कि पूरा सिलेबस टॉपिक्स में नहीं, बल्कि 6 थीम्स में बटा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। ये थीम्स हैं परिवार और मित्र, भोजन, आवास, जल, यात्रा और हम चीजें कैसे बनाते हैं। सुनने में तो ये बड़े सीधे साधे लगते हैं। सीधे साधे लगते हैं, लेकिन इनका क्रम और इनकी बनावट ही असली जादू है। अच्छा। ये दरअसल एक बच्चे की दुनिया के विस्तार का एक मनोवैज्ञानिक नक्शा है। ये मैं और मेरा परिवार से शुरू होता है। हाँ, सबसे करीबी चीज से। और धीरे धीरे पूरी दुनिया कैसे काम करती तक फैलता है। अच्छा। ये किसी वैज्ञानिक की बनाई विषय सूची नहीं है। ये एक बच्चे की बढ़ती हुई जिज्ञासा का रास्ता है। वाह, मतलब ये बच्चे के नजरिए से बनाया गया, ना कि विषय के नजरिए से। बिल्कुल। जैसे परिवार एवं मित्र थीम में भी उपविषय हैं आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर, पौधे। ये सब बच्चे के सबसे करीबी अनुभवों से शुरू होता है। एकदम सही। पहले बच्चा खुद को और अपने रिश्तों को समझता है, फिर अपनी सबसे जरूरी चीजों भोजन, घर और पानी को जानता है, फिर वो यात्रा करके अपने छोटे से दायरे से बाहर निकलता है, और अंत में जब उसकी समझ विकसित हो जाती है, तब वो ये जानने के लिए तैयार होता है कि चीजें बनती कैसे हैं। ये सीखने का एक बहुत ही स्वाभाविक प्रवाह है ना? ठीक है, तो ये थीम आधारित ढांचा वाकई शानदार है। लेकिन अब सवाल ये है कि इन थीम्स को पढ़ाया कैसे जाता है, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर लेक्चर देने से तो नहीं हो सकता। आप बिल्कुल सही हैं। पारंपरिक लेक्चर मेथड यहाँ पूरी तरह से फेल हो जाता है। तो फिर इसके लिए कुछ खास तरीके अपनाए जाते हैं। पहला और सबसे जरूरी है बाल केंद्रित उपागम। मतलब सारी शिक्षा बच्चे को केंद्र में रखकर। हाँ, उसकी जिज्ञासा, उसके अनुभव, उसकी गलतियां, सब कुछ सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यहाँ टीचर ज्ञान का सागर नहीं, बल्कि सीखने के रास्ते पर एक मददगार साथी, एक सूत्रधार है। और दूसरा तरीका तो वही है जिसकी हम बात कर रहे थे, करके सीखना। हाँ, जिसे तकनीकी भाषा में कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। मतलब बच्चे खुद अपना ज्ञान बनाएंगे। बच्चे निष्क्रिय श्रोता नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, वे सक्रिय भागीदार हैं। वे सवाल पूछते हैं, चीजों को छूकर महसूस करके देखते हैं, छोटे छोटे प्रयोग करते हैं और अपनी नतीजे निकालते हैं। इसके साथ 2 और सिद्धांत जुड़ते हैं, मूर्त से अमूर्त और स्थानीय से वैश्विक। 1 मिनट, मूर्त से अमूर्त सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये बच्चों की सीखने की गति को धीमा नहीं कर देता? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरा मतलब है, आज की दुनिया में जहां बच्चों को कम उम्र में कोडिंग जैसी अमूर्त चीजें सिखाई जा रही हैं, क्या ये पुराना तरीका उन्हें पीछे तो नहीं छोड़ देगा? ये चिंता कई लोगों को होती है, लेकिन असल में ये उल्टा काम करता है।
ये नींव को मजबूत बनाता है। कैसे? मूर्त से अमूर्त का मतलब है कि आप बच्चों को पहले वो चीजें सिखाएं जिन्हें वे छू और देख सकते हैं। जैसे अगर आपको घनत्व जैसी अमूर्त अवधारणा सिखानी है तो आप सीधे फॉर्मूला नहीं बताएंगी। तो क्या करेंगे? आप पानी में एक पत्थर और एक लकड़ी का टुकड़ा डालेंगी और बच्चों से पूछेंगी क्या हुआ, कौन डूबा, कौन तैरा। अच्छा। जब वे इस ठोस अनुभव से गुजरते हैं तब उनके दिमाग में घनत्व की अवधारणा के लिए एक मजबूत आधार बनता है। ये शॉर्टकट नहीं बल्कि टिकाऊ सीखने का रास्ता है। और स्थानीय से वैश्विक का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ज्ञान की शुरुआत बच्चे के अपने आंगन से होनी चाहिए। अगर आप पानी के स्रोत पढ़ा रही हैं तो अमेज़न नदी की कहानी से शुरू करने के बजाय गांव के तालाब, हैंडपंप या शहर की पानी की टंकी से शुरू करना ज्यादा असरदार है। जो उसने देखा है। हाँ, जब बच्चा अपने स्थानीय परिवेश को गहराई से समझ लेता है तब उसे दुनिया की किसी भी नदी या पर्यावरण की समस्या से जोड़ना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो बच्चे बागवानी कर रहे हैं, बेकार चीजों से कुछ बना रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, ये सब सुनने में बहुत मजेदार लगता है। होता भी है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, इससे कहीं हम सिर्फ बच्चों का मन तो नहीं बहला रहे? हमें ये पता कैसे चलेगा कि वो असल में कुछ सीख ली रहे हैं या सिर्फ खेल रहे हैं? मूल्यांकन कैसे होता है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बिना मूल्यांकन के ये सब सिर्फ अच्छी गतिविधियां बनकर रह जाएंगी। तो यहीं पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई की भूमिका आती है और इसका मकसद पारंपरिक परीक्षा से बिल्कुल अलग है। अलग है? इसका उद्देश्य बच्चे की याददाश्त को जांचना नहीं बल्कि उसके सर्वांगीण विकास को देखना और उसमें मदद करना है। इसके नाम में ही दो बड़े शब्द हैं, सतत और व्यापक। सतत का मतलब तो शायद यही होगा कि ये साल के अंत में होने वाला एक बड़ा इम्तिहान नहीं है। बिल्कुल, सतत का अर्थ है कि मूल्यांकन सीखने सिखाने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है जो लगातार चलता रहता है। अच्छा, पढ़ाने के दौरान ही? हाँ, जब टीचर बच्चों को समूह में काम करते हुए देखती है, जब वो उनसे सवाल पूछती है, जब वो उनके बनाए मॉडल या चार्ट को देखती है, ये सब मूल्यांकन का ही हिस्सा है। इसका मकसद बच्चे को फेल या पास करना नहीं बल्कि ये समझना है कि उसे कहाँ मदद की जरूरत है। और व्यापक? क्या वो साफ सफाई का ध्यान रखता है, खेल कूद या कला में उसकी कैसी रुचि है, ये सब मूल्यांकन का हिस्सा है। हमारे सोर्स मटेरियल में आकलन और मूल्यांकन के बीच एक बहुत ही अच्छा फर्क बताया गया है। हाँ, वो पौधे वाला उदाहरण। हाँ, उसने मेरे लिए चीजें बहुत साफ कर दी। वो बहुत सटीक है। आकलन यानी असेसमेंट पौधे को पानी देने जैसा है। ये एक प्रक्रिया है जिसका मकसद पौधे को बढ़ने में मदद करना है। ये सुधारात्मक है। हाँ, शिक्षक लगातार आकलन करके देखता है कि बच्चे को कहाँ और किस तरह के सहारे की जरूरत है। जबकि मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन उस पौधे की लंबाई नापने जैसा है। बिल्कुल, ये एक नतीजा है, एक फैसला है जो ये बताता है कि तमाम कोशिशों के बाद पौधा आखिर कितना बढ़ा। ये निर्णयात्मक होता है। असेसमेंट जो पढ़ाने के दौरान लगातार चलता रहता है। और दूसरा है योगात्मक आकलन यानी समिटिव असेसमेंट जो सत्र या टर्म के अंत में होता है, जैसे हमारी छमाही या सालाना परीक्षाएं। वाह, मतलब जब मैं स्कूल में था तब तो परीक्षा का मतलब सिर्फ डर, तनाव और नंबरों की दौड़ था। ज्यादातर लोगों का यही अनुभव है। ये सोचना ही अपने आप में कितना अलग है कि मूल्यांकन का असली मकसद बच्चे को डराना नहीं बल्कि उसकी मदद करना है। इसने तो मेरे पूरे नजरिए को ही बदल दिया। यही एनसीएफ का उद्देश्य है, डर पैदा करना नहीं बल्कि सीखने में मदद करना। योगात्मक आकलन, जिसे अधिगम का आकलन भी कहते हैं, वो अपनी जगह जरूरी है। वो बताता है कि बच्चे ने एक निश्चित समय में कितनी प्रगति की है। पर उसकी एक सीमा भी है। क्या? चूंकि ये सत्र के अंत में होता है तो इसमें सुधार की गुंजाइश बहुत कम होती है। ये सिर्फ परिणाम बताता है, उस परिणाम तक पहुंचने की प्रक्रिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता है। एकदम सही। इसीलिए एनसीएफ रचनात्मक आकलन पर यानी सीखने की प्रक्रिया के दौरान होने वाले आकलन पर ज्यादा जोर देता है, क्योंकि वहीं पर सुधार की सबसे ज्यादा गुंजाइश होती है। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो हमने ईवीएस के पीछे के क्यों को समझा, जो बच्चे के समग्र नजरिए से जुड़ा है। फिर हमने उसके थीम आधारित कैसे को देखा, जो बच्चे की बढ़ती दुनिया का नक्शा है। हाँ। हमने करके सीखने के तरीकों पर बात की और आखिर में मूल्यांकन के उस नए नजरिए को जाना जो डर की जगह मदद पर केंद्रित है। सही। जो सबसे बड़ी बात मुझे समझ आई
वो ये है कि ईवीएस की शिक्षा बच्चों को सिर्फ तथ्य नहीं रटाती, बल्कि उन्हें दुनिया में चीजों के बीच के आपसी कनेक्शन को देखना सिखाती है। बिल्कुल, इसका लक्ष्य सिर्फ ये बताना नहीं है कि अमेज़न के जंगल कट रहे हैं। तो फिर क्या है? इसका लक्ष्य बच्चों में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है, ताकि वे सवाल पूछ सकें, सबूतों के आधार पर सोच सकें। साथ ही लिंग भेद, जाति या अलग-अलग तरह के परिवारों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बच्चों में शुरू से ही एक समझ और संवेदनशीलता पैदा करना भी इसका एक बहुत अहम हिस्सा है।